नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम जो है इनके जो राजा हुए हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है नाम हमें मिलता है श्रीगुप्त का। ठीक है, श्रीगुप्त, उसके बाद आते हैं घटोत्कच। ठीक है, देखिए इनका कालक्रम श्रीगुप्त और घटोत्कच है, इसका शासनकाल 275 से 319 के बीच में इन दो राजाओं ने शासन किया है। ठीक है, और आगे देखिए, श्रीगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसकी उपाधि जो है श्रीगुप्त की आदिराज और महाराज की थी। ठीक है, और घटोत्कच की उपाधि महाराज की है। अब देखिए, महाराज, इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो है स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये जो है कुषाण साम्राज्य के सामंत थे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और ये चंद्रगुप्त अलग हैं। ठीक है, क्योंकि वो आप देखते हैं ईसा पूर्व के हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो ईसा पूर्व का था। ठीक है, और ये आपका देखिए 319 से 50 ईस्वी का है। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब वो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और ये चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। ये ईस्वी में है और वो ईसा पूर्व में है। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319 से 350 ईस्वी का शासन मिलता है। ये देखिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। इसकी उपाधि जो है महाराजा धीराज की है। ठीक है, अब देखिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसका विवाह होता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद जो है ये शासक आता है समुद्रगुप्त। 350 से 375 इसका शासनकाल था। ठीक है, 350 से 375 ईस्वी। उपाधियां क्या है इसकी, देखिए पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, कविराज। जैसा कि आप दोस्तों देखते हैं, लिच्छवी इस समय जो है एक शक्तिशाली राज्य था और उससे विवाह होने के बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसकी शक्ति जो है काफ़ी बढ़ जाती है। जैसा कि आप देखते हैं, जो बिंबिसार जो विवाह के द्वारा अपनी शक्ति को काफ़ी हद तक बढ़ाया था, उसी तरह चंद्रगुप्त प्रथम और जो लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी थी, उनसे विवाह होने के बाद जो है इसकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। उसके बाद दूसरा महानतम शासक आता है समुद्रगुप्त। ठीक है, जो पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक और कविराज की उपाधि इत्यादि जो उपाधियां हैं वो इसके नाम की हैं। अब देखिए कविराज जैसे सिक्कों पे जो है मिलता है दोस्तों, कि सिक्कों पे आपका बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है और इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो है संगीत प्रेमी था। ठीक है, आगे देखिए उपनाम। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है, भारत का नेपोलियन। विसेंट स्मिथ ने दोस्तों इसको जो है भारत का नेपोलियन नाम दिया है, क्योंकि इसने जो है देखिए पहला जो चरण था, जो युद्ध होता है आर्यावर्त में, वो 3 राजाओं को समुद्रगुप्त पराजित करता है और द्वितीय चरण में जो है 9 शासकों को समुद्रगुप्त पराजित करता है। ठीक है, उसके बाद दक्षिणावर्त के 12 शासकों को जो है समुद्रगुप्त पराजित करता है।
आगे देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक, इतना क्लियर हुआ। और कुछ आपको अगर कंफ्यूजन होगा या और कुछ चीज़ें पूछनी होंगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर ज़्यादा कमेंट रहेंगे तो हम उस पर जो है एक और वीडियो बना देंगे उस टॉपिक पे। ठीक है, आगे देखिए, रामगुप्त। ठीक है, इसके बाद रामगुप्त का नाम मिलता है। देखिए, विशाख दत्त की कृत देवीचंद गुप्तम जो है, बाणभट्ट कृत हर्षचरित है। हाँ, संजन का लेख, एरन तथा भिलसा से प्राप्त ताम्र मुद्राएं, इन सब से जो है रामगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो है समुद्रगुप्त का लड़का था और चंद्रगुप्त द्वितीय का यह बड़ा भाई था। ठीक है, इसमें ये माना जाता है कि जो शक राजा था वो, जैसे देवीचंद गुप्तम इत्यादि और बाणभट्ट की हर्षचरित में हमें पता चलता है कि शक का जो राजा था, शक जो थे आपके गुजरात इत्यादि में, ठीक है ना, गुजरात इत्यादि में थे। तो ये जो है रामगुप्त को हरा देता है। तो रामगुप्त को हरा देने के बाद तो शक जो राजा था वो कहता है कि आप इसको, रामगुप्त को बोलता है कि अपनी पत्नी को जो है हमारे पास भेजिए। ठीक है, तो ये बात जब चंद्रगुप्त द्वितीय को पता लगती है तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, स्त्री जो इनकी पत्नी थी, रामगुप्त की पत्नी थी, वो पत्नी का वेश धारण करके और जा करके जो टेंट लगे हुए थे, जो युद्ध क्षेत्र था, वहाँ जा करके और टेंट के अंदर जब शकपति आता है तो उसकी जो है चंद्रगुप्त हत्या कर देता है। तो इस तरह जो है अपने साम्राज्य और सम्मान की रक्षा चंद्रगुप्त द्वितीय करता है। तो ये कहानी मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसका शासनकाल 375 से 415 के बीच माना जाता है। इसकी उपाधियां क्या हैं? विक्रमादित्य और परम भागवत। ठीक है, ये समुद्रगुप्त के बाद एक दूसरा जो है शक्तिशाली राजा होता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, फाहियान इसी के काल में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। फाहियान बताता है दोस्तों कि जो समाज था और चारों तरफ शांति व्यवस्था थी, कोई लूटपाट नहीं था, और जो घर थे, ठीक है, वो कहीं भी आदमी जाकर के रह सकता था और कोई लिखा पढ़ी कानूनी नहीं होता था, कोई कागज नहीं बनता था, चारों तरफ शांति सुख और संपन्नता थी, चोरी लूटमारी नहीं थी। और ये बताता है समाज के बारे में कि जैसे जो आपका ये थे चांडाल थे, वो जब आते थे गांव में तो लकड़ी बजाते हुए आते थे, तो जो हों वो हट जाएं, ठीक है, उनका स्पर्श न हो। तो इस तरह की जानकारी हमें जो है फाहियान के द्वारा हमें प्राप्त होती है, जो उसने लिखा था। ठीक है, आगे देखिए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, जैसा कि अभी आपने कहानी में पढ़ा कि शक जो हमला करते हैं और उस पर जो है प्रतिक्रिया स्वरूप जो है शकों को हराता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हराता है और उसी के उपलक्ष्य में जो है आपका चांदी के सिक्के चलाता है। और देखिए, इसके राज दरबार में साब था जो राजकवि था, और इसके दरबार में दोस्तों नवरत्न थे। ठीक है, नवरत्न कौन कौन थे? देखिए, महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटक पर, वराह मिहिर एवं वररुचि। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 9 जो है नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। उसके बाद देखिए आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम जो है शासन आता है, राजा होता है। इसका कालकाल दोस्तों 415 से 455 माना जाता है। उपाधि इसकी महेंद्रा द्वितीय। ठीक है, इसी के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है।
आगे देखिए, उसके बाद जो है स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी स्कंदगुप्त का शासन आता है। इसके बाद राजा होता है। उपाधि जो है ये क्रमादित्य की इसकी उपाधि होती है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जो है ये पुनरुद्धार कराता है, उसकी मरम्मत करवाता है। उसके बाद देखिए, इसके शासन काल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जो है स्कंदगुप्त एक अंतिम महान शासक दोस्तों जो है गुप्त वंश का था, और ये जो है पुष्यमित्र जैसे शासकों को हराता है और उसके बाद हुणों को जो है ये पराजित करके भगा देता है। स्कंदगुप्त के बाद अब जो है परवर्ती गुप्त शासक आते हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी थे। ठीक, तो अब स्कंदगुप्त के जो बाद के उत्तराधिकारी हैं दोस्तों, ये मतलब उस तरह शक्तिशाली नहीं थे, न तो उतनी प्रतिभा थी जैसा कि आपने अभी देखा चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को आपने देखा, चंद्रगुप्त द्वितीय को देखा, स्कंदगुप्त को देखा कि वो सैनिक प्रतिभा से संपन्न थे, है ना। तो इस तरह की प्रतिभा जो है ये बाद के जो परवर्ती शासक है इनमें हम लोग नहीं देखते हैं, और उत्तरोत्तर जो है इनका हानि होते होते और विष्णुगुप्त तक जो है 543-50 ईस्वी तक जो है ये आपका गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। तो देखिए, पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त राजा होता है। ये संभवतः ये लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो संभवतः जो है पुरुगुप्त का शासन 467 से 473 ईस्वी पूर्व तक पुरुगुप्त शासन करता है। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त का शासन आता है। उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय का शासन आता है 473 से 477 ईस्वी तक, माफ कीजिएगा ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा देखिए बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त का शासन कुमारगुप्त के बाद बुद्धगुप्त तो होता है 477 से 495 ईस्वी। ठीक है, एडी यानी ईस्वी, और बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के पूर्व। देखिए, उसके बाद फिर नरसिंहगुप्त बालादित्य आता है। इसका शासनकाल संभवतः 495 से 530 तक माना जाता है। उसके बाद भानुगुप्त आता है, वैनगुप्त आता है। ठीक है, उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय आता है, ये 530 से 543 ईस्वी तक माना जाता है। और अंतिम शासक दोस्तों आता है आपका विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है 543 से 550। उसके बाद जो है ये अंतिम गुप्त शासक होता है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का अंत हो जाता है। मैप के द्वारा आप समझिए और आपको जो है उस काल की जो है समझ में आएगा कि कैसा कहाँ कहाँ कौन से राज्य थे। मैप देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखा करें कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको आप जो है मैप द्वारा ज़रूर उसको वहाँ पे इंगित किया करें, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। तो ये परीक्षा में दोस्तों आपको बहुत ही उपयोगी रहेंगी ये सब चीज़ें। तो मैप जरूर, जो भी चीज़ें पढ़ा करें वो मैप में ज़रूर प्रदर्शित करा करें और बनाया करें। इससे आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो अब देखिए ये दोस्तों है गुप्त साम्राज्य का मैप है आपके सामने। ये 400 ईस्वी आपका संभवतः 400 ईस्वी में संभवतः जो राज्य फैला हुआ था चंद्रगुप्त का, वो इस मैप में आपको दिखाया गया है। तो आप देखिए यहाँ आपको जो है ये देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा, ये आपका भारत का मैप बना हुआ है। और यहाँ आपका देखिए ये श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो ये देखिए आर्यावर्त, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा एरिया आपका, ठीक, पूरा एरिया आपका ये गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत था। देखिए इसमें जैसे आप देखिए पूर्व का जो भाग था वो आपका था कहाँ पे, बंगाल तक। ठीक है, बंगाल आपका पूर्वी क्षेत्र था। और ये देखिए पश्चिमी जो है आप देख रहे हैं गुजरात सारे जो है आपके, और यहाँ सिंध नदी आप देख रहे हैं, ये सारे जो है आपके
जो है गुप्त वंश के अंतर्गत था। अब आप ऊपर देखिए, उत्तर में आप देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, हिमालय का तक, ये हिमालय है आपका, हिमालय तक फैला हुआ था आपका गुप्त साम्राज्य। और यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये महाराष्ट्र तक जो है, देख रहे हैं ना थोड़ा एरिया, ये पूरा एरिया आपका गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत था। ठीक है, पूर्व में आपका बंगाल हुआ, पश्चिम में आपका गुजरात इत्यादि हो गए, उत्तर में हिमालय हो गया, और दक्षिण में देखिए आपका महाराष्ट्र के भी क्षेत्र आ रहे हैं, गुजरात इत्यादि सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आगे देखिए, और ताम्रलिप्ति, ये बंगाल का जो है बंदरगाह था, ये काफ़ी प्रसिद्ध था, और गुप्त साम्राज्य में जो है इससे काफ़ी व्यापार होता था। और इसी बंदरगाह से आपका जैसे चीन है, श्रीलंका में है, वो हर जगह जो है यहाँ से व्यापार इस बंदरगाह से होता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाकाटक वंश है, ठीक है, वाकाटक वंश यहाँ पे आपको ये देखिए, ये पूरे एरिया में वाकाटक वंश फैला हुआ था गुप्त काल में। और क्या क्या चीज़ें थी देखिए, गुप्त कुमारामात्य सबसे प्रमुख अधिकारी था, ठीक है, कुमारामात्य सबसे प्रमुख अधिकारी था गुप्त काल का, ठीक है, गुप्त साम्राज्य का। जैसे आप देखते हैं आजकल के जो IAS हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उन्हीं की भांति जो है कुमारामात्य एक जो है अधिकारियों की कमेटी होती थी, ठीक है, तो उन्हें जो है कुमारामात्य कहा जाता था। आगे देखिए, सती प्रथा की प्रथम घटना का उल्लेख हमें गुप्त काल में मिलता है, ठीक है। तो इससे दोस्तों ये भी आप देखते हैं कि अब जो है स्त्री की दशा में गिरावट आ जाती है। जैसा कि आप ने पीछे के वीडियो में पढ़ा ही है कि आपने देखा ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्री की स्थिति अच्छी थी, लेकिन अब यहाँ पे आप देखते हैं तो गिरावट आ जाती है ना। अब सती प्रथा की घटना का उल्लेख होता है, और जो विवाह जो है 12 से 13 साल की उम्र में स्त्रियों की विवाह कर दिया जाता है ना। तो इन सब चीज़ों से हमें ये देखने को मिलता है कि स्त्री की स्थिति जो थी वो पहले से अब जो है गुप्त काल में जो है गिरावट आती है, हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, भगवत गीता की रचना इसी गुप्त काल में होती है। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र और नारायण भट्ट द्वारा हितोपदेश की रचना की गई है, ठीक है। संस्कृत साहित्य में कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र आदि की रचना की है, ठीक है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, ये आप ध्यान रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट जो आपको सुमेलित करने वाले क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो इसको आपको याद, अब जैसे एक तरफ विशाख दत्त लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपका मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम लिखा हुआ है ना। भट्टी का, अब देखिए, भट्टी का रावण वध, शूद्रक का मृच्छ कटिकम, ठीक है। तो ये सब एग्जाम, शूद्रक का मृच्छ कटिकम, ये सब एग्जाम में आया हुआ है ना। तो सुमेलित वाले में खास तौर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तरफ शूद्रक लिखा है, एक तरफ मृच्छ कटिकम लिखा हुआ है, तो आपको मिलाना रहेगा। और तो इस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे तो आप एकदम ध्यान रखिएगा कि कौन क्या है। विशाख दत्त का क्या है, मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, भट्टी का रावण वध है, शूद्रक का मृच्छ कटिकम है, सुबंधु की वासदत्ता व दंडी की 10 कुमार चरित इस युग में लिखे गए उच्च कोटि के साहित्य के उदाहरण हैं, ठीक है। आर्यभट्ट इस युग के गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित की विवेचना की गई है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, वराह मिहिर ने बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका नाम के खगोल शास्त्र के ग्रंथों की रचना की।
ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत भी इसी काल का खगोल शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सप्त पंचशिका वशिष्ठ सिद्धांत जैसे उच्च कोटि के ग्रंथ इसी युग में रचे गए। धन्वंतरी तथा सुश्रुत इस युग के प्रख्यात वैद्य थे। ठीक है। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी ने रस चिकित्सा नामक पुस्तक की रचना की तथा सिद्ध किया कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा धातुओं में रोग निवारण की शक्ति होती है। ठीक। अब देखिए 64 खानों और 32 मोहरों वाले शतरंज खेल की शुरुआत इसी काल में हुई। शतरंज का खेल आप जानते हैं ना, शतरंज का खेल जो 64 खाने बने रहते हैं, 32 मोहर, वो हाथी, बैल, राजा, रानी के सब मोहर बने रहते हैं, तो उसका जो है खेल की शुरुआत आपकी गुप्त काल में ही होती है। ठीक है। अब देखिए जो है गुप्त प्रशासन के बारे में। गुप्त प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। इसको जो है कार्यपालिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति या विधायी की शक्ति, सभी शक्तियां जो है राजा में निहित थी। लेकिन राजा जो है क्या था, ऐसा निरंकुश नहीं था। उसके ऊपर जो है देखिए जो मंत्री वर्ग था, जो मित्र थे, जो विद्वान वर्ग था, उनका जो है अंकुश राजा पर रहता था। ठीक है। नौकरशाही को अमात्य के नाम से जाना जाता था। अधिकारियों का पद वंशानुगत बन गया। ठीक है। अब वैसे अधिकारी जो थे, जैसे वो आप मानिए कि उनका भाई पिता हैं तो उनके फिर लड़के भी उस पद पे नियुक्त थे, नियुक्ति नहीं होती थी, है ना। तो ये था, वंशानुगत बन गया था। वेतन के रूप में नगद राशि से ज़्यादा भूमि दी जाती थी। राज्य सामान्यतः उपज का 1/4 से 1/6 भाग कर के रूप में लेता था। गुप्तकालीन अधिकारी, इनके बारे में आप समझिए, गुप्तकालीन अधिकारियों के बारे में। तो देखिए, ये देखिए मैंने चार्ट बना दिया है आपके लिए। तो एक तरफ पद लिखा हुआ है और उनके कार्य क्या थे वो इधर लिखे हैं। इधर पद लिखा हुआ है और इधर कार्य लिखे हुए हैं इस तरफ। ठीक है। तो देखिए पहला जो है महासेनापति। ठीक है। ये क्या था इसके कार्य, सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। दूसरा देखिए रणभंडारिक, ये क्या था, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। अब देखिए नंबर 3 महाबलाधिकृत, ये कौन था, सैनिक अधिकारी था। देखिए चौथा दंडपाशिक, ये इसका क्या काम था, पुलिस विभाग का प्रधान था। अब देखिए महादंड नाय, ये क्या था इसका, युद्ध और न्याय विभाग का कार्य देखने वाला। महासंधि विग्रही, इसका कार्य क्या था, युद्ध और शांति का प्रधान। देखिए विनय स्थिति स्थापक, शांति व्यवस्था का प्रधान। 8वां देखिए महाभांडगरीकृत, इसका क्या कार्य था, राजकीय कोष का प्रधान था। 9वां देखिए महाछपटलिक, इसका कार्य अभिलेख विभाग का प्रधान था। 10वां देखिए सर्वाध्यक्ष, इसका कार्य केंद्रीय सचिवालय का प्रधान था। 11वां महाप्रतिहार, इसका कार्य राज्य प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। 12वां ध्रुवाधिकरण, इसका कार्य कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान था। 13वां देखिए अग्रहारिक, इसका जो है दान विभाग का प्रधान था। ठीक है। तो अब आपको गुप्तकालीन अधिकारी के बारे में समझ में आ गया। गुप्तकालीन साम्राज्य का जो विभाजन था, किस तरह प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको हम देखते हैं। जैसे दोस्तों आज आप देखते हैं ना कि अपना जो भारत है वो राज्यों में बटा है। ठीक है। और
जैसे केंद्र का शासन है, राज्य का शासन है, ठीक है, तो फिर राज्यों में बटा है, राज्य फिर जो है जिलों में बटे हैं, जिले जो है गांव में बटे हैं। तो इस तरह उस समय आपका गुप्तकालीन जो साम्राज्य था उस समय जो इसी तरह की व्यवस्थाएं उस समय थी, ठीक है ना। तो देखिए आप, जैसे देखिए प्रांत, जिला, तहसील, ग्राम से बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना, इस तरह जो है गुप्त काल में बटा हुआ था। जैसे देखिए देश, भुक्ति, अवनी, इसे जो है प्रांत कहा जाता था, ठीक है। जिला को क्या कहा जाता था, देखिए विषय, ठीक है ना। और तहसील को क्या कहा जाता था गुप्त काल में, विधि। आगे देखिए ग्राम से बड़ी इकाई को क्या कहा जाता था, पेठ, पेठ। उसके बाद सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था, ग्राम, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़े से नीचे का जो है ये स्तर, ये प्रशासन था, ठीक है। समझ गए आप। जो है उस समय क्या कहा जाता था, देश, भुक्ति, अवनी को जो है प्रांत, ठीक है ना। प्रांत को क्या कहा जाता था, ये देश, भुक्ति, अवनी, ये। और विषय, जिला को क्या कहा जाता था गुप्त काल में, विषय। तहसील को क्या कहा जाता था, विधि, ठीक। और ग्राम से बड़ी इकाई को क्या कहा जाता था, पेठ। सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था प्रशासन की, ग्राम। इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको एग्जाम में पूछेगा। जैसे प्रांत लिखा है, इधर भुक्ति लिखा है, तो आपको विषय लिखे हैं, तहसील इस तरह ऊपर नीचे करके लिखा रहेगा, तो ये भी एग्जाम में आया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि किसको, प्रांत को उस समय क्या कहा जाता था। ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। आपने गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल के बारे में आपने पढ़ा। अब गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे उसके बारे में आप देखिए। देखिए अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आपने देखा कि परवर्ती जो शासक आए तो वो जो है, जैसे आपके समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, और जो आपके स्कंदगुप्त थे, उसमें जो है उस तरह की प्रतिभा नहीं थी, उस तरह सैनिक नेतृत्व की क्षमता नहीं थी। तो बात की जो है ये एक रीजन था संभवतः कि गुप्त साम्राज्य के पतन में इनका योगदान, ठीक है। आगे देखिए शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप, पतन के कारण में देखिए संघात्मक स्वरूप भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों, उस समय चाहे आप समुद्रगुप्त को ही देख लें, समुद्रगुप्त जो है जीतता है, उसके बाद फिर राज्य को लौटा देता है। और भी शासक जैसे थे जो राज्य के अंतर्गत जो सामंत वर्ग था वो एकदम अपने जहाँ जिस क्षेत्र में था वो स्वतंत्र रूप से शासन करता था, और जो जैसे जो जनता थी वो भी उन्हीं के प्रति समर्पित थी। तो एक स्वतंत्र जैसे राजा रहता था उसी तरह ये सामंत वर्ग रहते थे। तो ये भी एक कारण जो है जो है गुप्त साम्राज्य के पतन का, ठीक है। आगे देखिए उच्च पदों का आनुवंशिक होना। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि कई जो पद होते थे, जो आपने कुमारामात इत्यादि आपने देखा अभी, तो ये पद आनुवंशिक थे। भैया उनके पिताजी थे, उसके बाद उनके लड़के हो गए। तो अब जो है इसमें क्या योग्यता का कोई स्थान ही नहीं था, ये योग्य हैं या नहीं है उस पद के लिए, है या नहीं है, लेकिन उनको जो है वो पद वंशानुगत के अंतर्गत मिल गया। अब अगर राजा योग्य है तो शासन व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं, और ये राजा योग्य नहीं है तो फिर भैया वो सब अपना ख़त्म कर देंगे, है ना। तो एक ये रीजन है पतन होने का। और देखिए बाह्य आक्रमण, जैसा कि आपने देखा पुष्यमित्र, शुंग जो है और हूण जो थे स्कंदगुप्त के समय आक्रमण किए, है ना। तो इस तरह के आक्रमण जो बाद के जो शासक थे वो होते रहे। तो इससे भी जो है गुप्त साम्राज्य के पतन में काफ़ी जो है ये भी योगदान दिया पतन होने के कारण में, है ना। अब देखिए प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार, ठीक है। अब वो राजा की तरह प्रांतीय जो शासक थे जो भाई नियुक्त किए गए हैं, वो विशेषाधिकार ऐसे थे, वो जमीन उमीन सब राजा की तरह दान दे सकते थे। और दान देने के बाद
तो वो अधिकार ही नहीं था, और उसके भी छोटे छोटे जो सामंत थे वो खुद उनके भी छोटे छोटे सामंत हो गए थे, जमीन जो दान देने की प्रथा थी, है ना। तो ये भी एक रीजन है। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म का प्रभाव, जैसे आपने देखा कि जो भाई वैष्णव धर्म के पोषक ये थे, चाहे समुद्रगुप्त हैं और आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, तो आपने देखा कि वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। वैसे तो सभी पोषक थे, और बाद के जो हैं वो बौद्ध धर्म के प्रभाव में ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है चक्रवर्ती जो साम्राज्य की विजय छोड़ करके ये जो है मोक्ष और इत्यादि शांति की जो है स्थापना में लग गए, तो इससे भी जो है सैनिक का उत्साह जो है कमज़ोर हुआ। जैसा कि पढ़ने को मिलता है किताबों में कि स्कंद जब ये हूण जो है आक्रमण करता है, जो बालादित्य था, तो बालादित्य के समय जब आक्रमण होता है तो ये राज्य छोड़ के चला जाता है, लेकिन सैनिक जो है उसको जो है विजय करते हैं, सैनिक लड़ते हैं और जीत लेते हैं, और जो है मेहरकुल को जो है हरा देते हैं। लेकिन बाद में उनकी जो माता कहने पे वो बालादित्य उनको छोड़ देता है, जो कि राजनीतिक भूल थी। तो दोस्तों ये सब जो रीजन है ये गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी और आपको क्या पढ़ना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा उसको आप हमें बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।